बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शकील अहमद फ्रॉम एस्पायर कॉलेज ठोकर कैंपस। हमने लास्ट लेक्चर में वैरायटी ऑफ लाइफ से कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे नोमेनक्लेचर के हवाले से। आज हम लोग वैरायटी ऑफ लाइफ में मज़ीद 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब बच्चों 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें शॉर्ट भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है 2 to 5 किंगडम सिस्टम। 2 से स्टार्ट हुए थे और 5 तक इनको अरेंज किया गया ऑर्गेनिजम्स को। देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक 2 किंगडम्स हैं हमारे पास, एक किंगडम एनिमिलिया है और एक किंगडम प्लांटी। इसमें बेसिक जो रीजन बनाई गई थी वो प्लांटी में ऑटोट्रॉफ्स हैं और एनिमिलिया में हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब ये बेसिकली 2 ग्रुप बनाए गए। जो हेटरोट्रॉफ्स थे वो एनिमिलिया में प्लेस किए गए, जो ऑटोट्रॉफ्स थे वो प्लांटी में प्लेस किए गए। कुछ ऐसे थे जिनके करैक्टरिस्टिक्स दोनों की तरह के थे, कुछ प्लांट्स के भी थे और एनिमिलिया के भी थे। अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए डिफेक्ट्स हैं कि अब इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ डिफेक्ट्स हैं और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक यूग्लिना ऑर्गेनिज्म है। अब यूग्लिना में दोनों की करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट्स की भी हैं और एनिमल्स की भी हैं। अब प्लांट्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं कि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स की तरह का है, लेकिन इस यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है। अब इसका मतलब है ये एनिमिलिया की तरह, क्योंकि एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब ये यूग्लिना के पास दोनों तरह के करैक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि इसको प्लेस किया गया है प्लांटी में। अब ये एक डिफेक्ट है। फिर इस किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंशिएशन को भी इग्नोर किया गया। तो दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अर्नस्ट हैकल है जिसने 3rd किंगडम सजेस्ट किया था। इसको हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहेंगे। पहले तो हमारे पास दोनों ऑटोट्रॉफ्स वाले प्लांटी और हेटरोट्रॉफ्स वाला एनिमिलिया भी था, लेकिन 3rd किंगडम उसने अकोमोडेट किया प्रोटिस्टा, जिसमें यूग्लिना को उन्होंने अरेंज किया। अब इसी के साथ बैक्टीरिया को भी प्लेस किया। अब बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, इनमें भी कुछ ऐसे हैं जैसे सियानोबैक्टीरिया है, वो भी फोटोसिंथेटिक है। तो इस बेस पे फिर इनको प्रोटिस्टा के साथ ही रखा गया। अब देखिए फिर 1937 में ई चेटेन था, उन्होंने सजेस्ट की टर्म्स बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बेसिकली प्रोकैरियोटिक हमें क्या एक्सप्लेन करेगा। देखिए प्रो का मतलब है हमारे पास ओल्ड, ठीक है जी, और कैरियन न्यूक्लियस है। अब ये 2 बेसिक वर्ड्स आपने ज़हन में रखने। अब प्रो का मतलब ओल्ड है, जो पुराना है, और कैरियन का मतलब बेसिकली न्यूक्लियस से है। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक ये एक टर्म है। फिर यू का मतलब जदीद है, मॉडर्न है। तो यूकैरियोटिक में वो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाएगा। उनका न्यूक्लियर मटीरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। तो ये हमारे पास पहले 3rd किंगडम सिस्टम, फिर ई चेटेन ने टर्म्स को डिफरेंशिएट किया। अब देखिए इस 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा के भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये डिफेक्ट्स क्या हैं। फंजाई जैसे कि ब्रेड मोल्ड, यीस्ट है, मशरूम है, ये फंगस है, फंजाई है। अब ये रिजेंबल करते हैं प्लांट्स से, ठीक है, क्योंकि इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। अब कुछ डिफरेंसेस भी हैं प्लांट्स से इनके। अब वो डिफरेंस कौन से हैं
वो डिफरेंस है बच्चों कि प्लांट्स में सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है, जबकि फंजाई की काइटिन से बनी हुई सेल वॉल होती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। फिर ये फंजाई रिजेंबल करते हैं एनिमल्स को बिकॉज बोथ आर हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जबकि हमारे पास जो फंजाई हैं ये भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं और एनिमल्स जो हैं ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जैसे इंसानों के बारे में आप देखें ना, हम खुराक निगलते हैं, हम एनिमीलिया हैं, एनिमल्स में आते हैं तो हम लोग निगलते हैं अपनी खुराक को, जबकि फंजाई एब्जॉर्ब करते हैं अपनी खुराक को। अब ये भी इसके फिर एक और वजह है कि फंजाई डीकम्पोजर्स हैं, ये डिकम्पोज करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की, तो उस वजह से फिर हम इसको भी कंसीडर करते हैं कि ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो ये भी डिफरेंट है बाकी लाइक एनिमीलिया से और प्लांट्स से। फिर दे आर ऑल्सो नॉट फिट इनटू द थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। जी अब हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि रॉबर्ट विटेकर ने एक्सप्लेन किया था। अब रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली इसकी कुछ उसने बेसिस बनाई थी, उन बेसिस के बिहाफ पे हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे देखें, पहले इसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेस बनाया, तो हमारे पास बेसिक 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक हेटेरोट्रॉफ्स हैं, दूसरा हमारे पास बेसिकली एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। अब ये 3 है, एक ऑटोट्रॉफ्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, और थर्ड हमारे पास जो है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। फिर एक और दूसरी वजह जो थी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में बेस बनाए गए। इन बेसिस के बिहाफ पे उसने यहाँ पे 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया इनटू द 5 किंगडम्स। अब उसमें फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में तमाम प्रोकैरियोट्स आते हैं, वो प्रोकैरियोट्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इनके और भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम लोग इनके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। वैसे हम जब किंगडम प्रोटिस्टा चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूजन्स। ये ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटिस्टा में प्लेस्ड हैं, इन्हें किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन्स कहा जाता है, क्योंकि ये निकाले हुए हैं, बागी हैं, जिनके करैक्टरिस्टिक्स दूसरे किंगडम्स के साथ मैच करते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे उनमें फिट नहीं होते, तो फिर इनको अलहदा ग्रुप में प्लेस किया गया। देखिए इसमें अमीबा और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। फिर इसमें मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैं जो कि डिसेंडेंट्स हैं, जो पैदा हुए हैं, एवोल्यूशन के ज़रिए चेंज हुए हैं यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स से, तो वो भी इसी प्रोटिस्टा में शामिल हैं। थर्ड किंगडम है हमारे पास किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाएगा और इनमें मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल्स पर इनकी बॉडी मुश्तमिल है। दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दीज आर फोटोसिंथेटिक, बेसिकली दे प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब इनके सेल में सेलुलोज पाई जाती, सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। देखिए जी, इनकी एग्जाम्पल्स हमारे पास मोसिस हैं, फर्न्स हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स। फिर हमारे पास दूसरे प्लांट्स हैं, नेकेड सीडेड प्लांट्स भी हैं, जिम्नोस्पर्म्स। तो ये हमारे पास एनिमिलिया में मौजूद ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स हैं जी। तो हमारे पास पहले किंगडम प्लांटी को हमने डिस्कस किया था, अब हम फोर्थ किंगडम फंजाई को डिस्कस करने वाले हैं। अब किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। अब ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर के साथ साथ दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स।
हेटरोट्रॉफ्स या अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों से हासिल करेंगे। अब इनकी कैटेगरी ये है कि ये एब्जॉर्प्शन के ज़रिए इन्होंने अपनी खुराक हासिल करनी होती है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली एब्जॉर्प्शन है। अब देखिए इनमें डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ये डिकम्पोजर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनमें हमारे पास बेसिकली सेल वॉल पाई जाती है और उस सेल वॉल में काइटिन मौजूद होता है। अब काइटिन के साथ देखें जी ये सिक्रीट करते हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स के ज़रिए डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, और उस डिकम्पोजिशन के साथ फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी में उनको यूटिलाइज करते हैं। तो न्यूट्रिशन इस तरीके से हासिल करते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मैं बताता चलूँ ये आपके यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे लिखा हुआ है, जबकि इनमें यूनिसेलुलर भी होते हैं। यीस्ट एग्जाम्पल है उसकी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन है, मशरूम्स हैं, ब्रेड मोल्ड्स हैं, तो वो किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं। फिर किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं बच्चों। किंगडम एनिमिलिया हमारे पास बेसिकली ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और हेटरोट्रॉफ्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स के साथ हम बात करते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती सेल में, और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब चूंकि इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं तो पहले ये इंजेस्शन करते हैं, निगलते हैं खुराक को, फिर उसकी डाइजेशन करते हैं, और इनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ में होता है। जैसे डाइजेस्टिव कैविटी है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो सिंपल पाई जाएगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो कॉम्प्लेक्स पाई जाएगी। जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो कैविटी पर मुश्तमिल है, तो ये इनमें कैविटीज़ पाई जाती हैं। दे शो मूवमेंट्स, बेसिकली ये मूवमेंट्स शो करते हैं, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं, परिंदे हैं और रेंगने वाले जानदार हैं। तो ये एनिमिलिया की एग्जांपल्स हैं। एनिमिलिया में जो करैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलो बच्चों, आप लोगों को अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपने रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन, बेसिस, और बेसिस के बाद फिर इन 5 किंगडम्स को आप इन्हीं करैक्टर्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता होता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट विटेकर, तो आप फिर बेसिस को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटेकर है जी। लिन मार्गोलिस और कैरोलिन शिवार्ट्स, इन दोनों ने मॉडिफाई किया बाय कंसीडरिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। सिम्बायोटिक ओरिजिन से मुराद जो एक ओरिजिन है, समझा जाता है कि इनमें कुछ फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, बोथ कंटेन DNA, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन प्रोटीन्स, तो इस वजह से फिर इनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रखा जाता है। तो लिन मार्गोलिस और शिवार्ट्स ये कहना चाहता है कि इन करेक्टरिस्टिक्स को हम कंसीडर करना चाहिए जब हम क्लासिफिकेशन करें ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और इनटू किंगडम्स। तो ये हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन थी। फिर बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करना है वायरसेस को। शॉर्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास वायरसेस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स को, जैसे इसके इंट्रोडक्शन को एक्सक्लूड किया गया है, तो फिर हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करना है। अब करैक्टरिस्टिक्स में देखें कि ये हमारे पास स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सकते हैं। अब इनको आप लोग जब डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखा जाता है, और ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। इनके साइज़ का रेंज जो है वो 250 नैनोमीटर होता है। ये जैसे हमारे पास पॉक्स वायरसेस हैं, उनका साइज़ 250 नैनोमीटर तक जो लार्जेस्ट हैं। फिर स्मॉलेस्ट वायरसेस हैं, 20 नैनोमीटर साइज़ है इनका, और वो पैरवो वायरसेस हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वायरसेस है। इनकी साइज़ की रेंज है, इसी रेंज के दरमियान में इनके साइज़ पाए जाएंगे। फिर इनको एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि ये बच्चों हम वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं।
जैसे कि इंट्रोडक्शन वाला पेज स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस को डिस्कस करना है। दीज आर स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और बहुत ही छोटे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब इनके साइज़ की रेंज है, जो सबसे लार्जेस्ट वायरस है वो 250 नैनोमीटर है, और नैनोमीटर का आप लोगों को पता है 10⁻⁹ पार होती है। तो इनमें 250 नैनोमीटर सबसे लार्जेस्ट वायरस का साइज़ है, जबकि सबसे स्मॉलेस्ट जो अभी तक ऑब्जर्व किया वो 20 नैनोमीटर का है और वो पैरवो वायरस है। जबकि 250 नैनोमीटर के पॉक्स वायरसेस का साइज़ है और 20 नैनोमीटर पैरवो वायरसेस का साइज़ है। अब देखिए ये इस कदर स्मॉलर हैं कि 10 to 1000 टाइम्स बैक्टीरियल सेल से स्मॉल हैं ये जी। नेक्स्ट हम लोग इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं करवाए जाते। जैसे यहाँ पे पॉइंट हमारे पास मेंशन है कि इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। मेटाबॉलिक मशीनरी में ऑर्गेनेलिज हैं जो प्रोटीन्स तैयार करके देंगे, न्यूक्लिक एसिड तैयार करके देंगे, वो इसके पास अवेलेबल नहीं होते। तो फिर इनको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं करवा सकते। अब ये सिर्फ ग्रो कर सकते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। एनिमल्स में जो ग्रो करेंगे उन्हें एनिमल वायरसेस कहेंगे, जो प्लांट्स में ग्रो करेंगे उन्हें प्लांट्स वायरसेस कहेंगे। जैसे मोज़ेक वायरसेस है, एप्पल स्केप कॉज करने वाले वायरसेस हैं, टोबैको में मोज़ेक वायरसेस हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरियोफेज एग्जाम्पल है, हमने उसको डिस्कस भी करना है। तो एनिमल वायरसेस की डिफरेंट जैसे पॉक्स वायरस है, मीजल्स एंड मम्स कॉजिंग इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, पोलियो वायरस है, तो वो एनिमल वायरसेस हैं। इनके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, इसी वजह से ये ना न्यूक्लिक एसिड तैयार कर सकते हैं और ना अपनी प्रोटीन्स तैयार कर सकते हैं। ये टोटली तौर पे अपने होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए। अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस हैं उन्हें वाइटल प्रोसेसेस कहा जाता है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग फोर्सेस की वजह से अपनी रिप्रोडक्शन के दौरान जब ये अपने होस्ट सेल में सर्वाइव कर रहे होते हैं उस वक्त ये अपने होस्ट में डिज़ीज़ कॉज करते हैं। जैसे आजकल हमारे पास पेंडेमिक डिज़ीज़ है, कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, तो वो देखें वो जानदारों के अंदर सर्वाइव करता है और उनमें डिज़ीज़ कॉज करता है। इसी तरह से पोलियो है और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये जिस भी ऑर्गेनिज़म के अंदर ग्रो करेंगे उसमें बीमारी की वजह बनेंगे। तमाम वायरसेस जो हैं ये रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का इन पे असर नहीं होता, तो इनको हम प्रिवेंटिव मेजर्स से कंट्रोल कर सकते हैं। इन पे एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये एंटीबायोटिक्स का इन पे असर नहीं होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट के हवाले से भी हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का एक्सप्लेन करता है, चलो मैं आप लोगों को। दीज आर द वायरसेस दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देयर होस्ट। ये अपने होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए इनको ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहेंगे और वहीं पे सर्वाइव करेंगे, उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए कोई सोर्स नहीं होता। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली वायरस के स्ट्रक्चर में है क्या, हम कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल को विरियोन कहते हैं, ठीक है जी। अब विरियोन कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब उनकी एक ओवरलैप कवरिंग होगी जो प्रोटीन से बनी हुई होगी, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोटीन से बनी हुई कवरिंग इसकी कैप्सिड है और वो इसको कंप्लीट एक शेप प्रोवाइड करती है। अब इसके कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा। अब न्यूक्लिक एसिड जो मौजूद होगा वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अगर डीएनए मौजूद होगा तो हम उस वायरस को डीएनए वायरस कहेंगे। अगर आरएनए किसी वायरस में मौजूद होगा तो हम उसे आरएनए वायरस कहेंगे।
देन हम इस कैप्सिड प्रोटीन कोड को आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं प्रोटीन्स के, उनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। ये कैप्सोमर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैप्सिड। और ये कैप्सोमर्स के नंबर्स ऑफ कैप्सोमर्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पेसिफिक वायरस। किसी खास वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैप्सोमर्स की तादाद पे होती है। जैसे देखें 162 कैप्सोमर्स हैं, तो ये हेर्पिस वायरस की खासियत है। हम हेर्पिस वायरस के कैप्सिड में 162 कैप्सोमर्स होंगे, जबकि एडिनो वायरस के कैप्सिड में 252 कैप्सोमर्स होंगे। तो ये बेसिक हमारे पास इसकी है। फिर कुछ वायरसेस होते हैं वो नेकेड पाए जाते हैं, लेकिन कुछ वायरस होंगे वो अपने होस्ट से एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन डिराइव करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड के ऊपर एक मेम्ब्रेन डिराइव करेंगे, उस मेम्ब्रेन को इन्वेलप कहते हैं। तो इन्वेलप की बेस पे वायरसेस इन्वेलप्ड हो सकते हैं और नॉन इन्वेलप्ड हो सकते हैं। वो वायरसेस जो इन्वेलप्ड हैं, अपने होस्ट से डिराइव्ड मेम्ब्रेन कंटेनिंग हैं, वो इन्वेलप्ड वायरसेस होंगे, और जिनके पास वो कवरिंग नहीं होगी उन्हें नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस कहा जाता है। आप लोगों का इन लेक्चर्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, डिस्कशन है, आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।